नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में यात्रा लेकर के निकले हैं तेजस्वी यादव। यात्रा बड़ी गजब, बड़ी गजब यात्रा हुई। यात्रा का अगर असर मैं अपनी नजरों से देखने की कोशिश करूं और समझने की कोशिश करूं, तो इस यात्रा में जो जनसैलाब नजर आ रहा है, वो जनसैलाब देखकर नीतीश कुमार के मन में कुछ कुछ होने लगा है। अब वो कुछ कुछ क्यों हो रहा है? यात्रा में आई भीड़ क्या संकेत कर रही है? नीतीश के मन में कुछ कुछ हो रहा है और भाजपा के मन में बहुत कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ समझेंगे। हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़ गए। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें, वीडियोज नहीं दिखाएंगे, यूट्यूब में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कुछ तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीर देखिए, ये तो सड़क की तस्वीरें हैं। आगे और तस्वीर आ रही है, उस तस्वीर में देखिए जनसैलाब। ये देखिए ऐसी तस्वीर बड़े लंबे वक्त बाद बिहार इन तस्वीरों का साक्षी बन रहा है। ये देखिए रात की तस्वीरें हैं, ये रात की तस्वीरें। अब दिन की तस्वीर आएगी, उस दिन की तस्वीर पर भी निगाह डालिएगा। अभी देखिए रात की तस्वीर। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव। अगर ऐसी तस्वीरें हैं सामने तेजस्वी के, देखिए लोग मोबाइल ऑन करके, जैसे राहुल गांधी की यात्राओं में पिछली बार, ये देखिए ये तस्वीर गौर से देखिएगा, इस तस्वीर को देखिए। मोदी जी कहते हैं ना, जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड, मुंड ही मुंड, तो मुंड ही मुंड आ रहे हैं नजर। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये यात्रा शुरू हुई, कहां तक पहुंची, कितनी चली? अभिषेक भाई जरा सब बताइए, इस यात्रा से क्यों नीतीश के मन में कुछ कुछ और भाजपा के मन में बहुत कुछ हो रहा है? देखिए आशीष जी, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है बिहार में, उसमें हम्म, बिहार की विधानसभा के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की संभावना ना के बराबर है। हम्म, हर दल में, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बीजेपी हो, इन दोनों दलों में देखो तो विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बेचैनी है। हम्म, पार्टी छोड़कर सत्ता का हिस्सा बनने की बेचैनी है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर विधायक मंत्री बनना चाहता है। सोचिए, जो सरकार एक बेहद थिन मेजोरिटी पर है, उस सरकार में हर विधायक मंत्री बनना चाहे तो भला मंत्रिमंडल का विस्तार कितना बड़ा जोखिम भरा फैसला होगा। 5-6 विधायकों के बहुमत वाली सरकार में आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। अब तेजस्वी यादव ने फैसला क्यों किया जन विश्वास यात्रा पर निकलने का, जरा इसे भी देखिए। सबसे पहले राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर बिहार में घुसे, सीमांचल इलाके में, और फिर वो मीरा कुमार और निखिल कुमार के इलाके में औरंगाबाद और सासाराम में गए। और दोनों जगह आपने वो भीड़ देखी होगी कि राहुल गांधी की यात्रा में, खासकर सीमांचल इलाके की भीड़ को तो एक खास समुदाय विशेष से जोड़ दिया जाता है कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता है, उससे जोड़ दिया जाता है। लेकिन औरंगाबाद और सासाराम की भीड़ को उससे नहीं जोड़ सकते। और भीड़ ने जो मोमेंटम बनाया, उस मोमेंटम के बीच में तेजस्वी यादव को भी लगा कि बिहार में अब यात्रा करनी चाहिए। और यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, सबसे सारी बातें छिप सकती है। 25 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग जो 8 या 10 मिनट में खत्म हो गई, जिसके पहले नोटिस आया था कि इसकी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, ऑफिशियल नोटिस थी, आपने देखी होगी। वो नोटिस आया था और उस कैबिनेट मीटिंग के 8 से 10 मिनट में जो खत्म हुई, उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, राजद के मंत्री भी मौजूद थे। तो उन्हें तो पता है कि नीतीश कुमार किस मुद्दे पर गए हैं, और उन्हें क्या, पूरे बिहार को पता है कि किस मुद्दे पर वो इधर से उधर गए थे और आज उनके साथ कौन सा खेल हो गया। कि विधानसभा भंग करने की हामी भर दी बीजेपी ने, और उसके बाद कथित तौर पर हामी भर दी, राजनीति में कथित तौर पर ही हामी भरी जाती है, और उसके बाद बीजेपी अब पिछड़ रही है, पीछे हो रही है। तो नीतीश कुमार क्या अगला पॉलिटिकल मूव क्या होगा? उनकी कैबिनेट में एक बार 20 महीने और एक बार 17 महीने रहने के बाद तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो स्वाभाविक है कि जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ सर पर आ जाता, जो कल तक लग रहा था, आज सुबह 12-1 बजे तक लग रहा था कि एक साथ यदि आ जाता लोकसभा विधानसभा का चुनाव सर पर, तो क्या स्थिति होती एक 35 साल के नौजवान के लिए, जिसकी राय आज की तारीख में राजनीति में 35 साल बहुत ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है।
और आपने अखिलेश यादव की बलिया से लेकर नोएडा तक जो यात्रा निकाली थी 2011-12 में, आपको याद होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर जो एक टैग चस्पा हो गया था कि ये पार्टी असामाजिक तत्वों को कथित तौर पर प्रोत्साहित करती है। मुझे वो मंजर भी याद है जब अखबारों में छपा और टीवी पर आया कि मुलायम सिंह यादव और मोहन सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आपको याद होगा। दोनों लोग मंच पे बैठे हुए थे, तब मोहन सिंह जीवित थे, मोहन सिंह और मुलायम सिंह, और डीपी यादव को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी थी। अचानक अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे और साफ साफ कह दिया कि इस तरह का कोई एलिमेंट पार्टी में नहीं आएगा। और उस प्रेस, कई लोग कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल वो पूरा प्लॉट किया गया था अखिलेश यादव की इमेज को सुधारने के लिए। अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे और वहां वीटो लगा दिया। अखिलेश की इमेज सुधारने के लिए नहीं, अखिलेश की इमेज खराब ही नहीं थी, पार्टी की इमेज, हाँ पार्टी की इमेज सुधारने के लिए, सॉरी पार्टी की इमेज। कई लोग कहते हैं कि वो था, लेकिन उस घटना ने अखिलेश यादव की जो छवि बना दी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो आपको याद होगी। सिवान में क्या हुआ है, सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार मंच पर नहीं था इसी जन विश्वास यात्रा में, जो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया होते हुए निकले हैं और अब भोजपुरी बेल्ट में, अब वो आखिरी पड़ाव पर है बक्सर और आरा के इलाके में, उसके बाद मगही बेल्ट में उनकी यात्रा जाएगी। तो इस इलाके में जो अखिलेश यादव को रेस्पॉन्स मिला है, जो भीड़ आई है, और हिना साहब के परिवार से दूरी बनाना मुझे साफ साफ दिखाई देता है डीपी यादव से दूरी बनाने वाले प्रकरण से जोड़कर मैं इसे देखता हूं 2011-12 के। और तेजस्वी यादव की छवि आप ध्यान रखिए, 2020 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था, लालू यादव जेल में थे, वो पहला चुनाव था जब लालू यादव के बिना, 2019 का लोकसभा चुनाव भी लालू यादव जेल में थे, 0 सीट आरजेडी को मिली। लेकिन 2020 पहला विधानसभा चुनाव था, यानी कुल मिलाकर दूसरा चुनाव था जब लालू यादव के बिना तेजस्वी यादव लड़े। और आपको याद होगा विपक्ष के लोग, यानी उस वक्त के एनडीए के लोग ये आरोप लगाते थे कि आखिर आरजेडी के पोस्टर बैनर पे लालू यादव की फोटो क्यों नहीं। तेजस्वी यादव को यह बखूबी पता है कि लालू यादव का प्रशासन, चाहे सामाजिक न्याय के वीपी सिंह के एजेंडे को, मंडल कमीशन को डीप रूटेड करने के लिए, जमीन तक पेनिट्रेट करने में लालू यादव ने बड़ी भूमिका निभाई। उनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल थी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी राजनेता में, यहां तक कि नरेंद्र मोदी में भी, लालू यादव वाली वो कम्युनिकेशन स्किल रही है जो सीधे सीधे समाज के अंतिम पायदान पर पहुंचे व्यक्ति तक उसकी बातें पहुंच जाती है। वो स्किल लाजवाब है लालू यादव की। और लालू यादव ने उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से इस तरह से मंडल को डीप रूटेड किया था, बावजूद तेजस्वी यादव ने उनके पोस्टर का इस्तेमाल 2020 में नहीं किया। ठीक है, चिराग पासवान के भाजपा के प्रयोग ने कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम किया जाए, तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ उसी से सीटें नहीं बढ़ी, तेजस्वी यादव का अपना भी उसमें योगदान था। अभिषेक भाई, एक विषय को जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, चिराग मॉडल से तेजस्वी की सीट बढ़ी, इस एंगल के अलावा इससे महत्वपूर्ण जो विषय है, कांग्रेस का नहीं कांग्रेस का कमजोर परफॉर्मेंस, और कमजोर परफॉर्मेंस की वजह भी आपको पता होगी। कांग्रेस में कैसे जब 70 सीटें, इतनी बड़ी सीटें दे दी, इतनी ज्यादा सीटें जो है आरजेडी ने, उसके बाद टिकटों का बंटवारा कैसे स्लीपर सेल ने किया, कैसे जो हम लोग अक्सर कहते हैं जो पेरोल वाला, मैं उसी पर आ रहा हूं। नहीं तो आज न 9वीं बार न 8वीं बार शपथ लेते नीतीश कुमार, न 9वीं बार शपथ लेते नीतीश कुमार, न 10वीं बार की कल्पना करते नीतीश कुमार, न भाजपा कहीं खेल करने की स्थिति में होती, तब तेजस्वी फुल टाइम 5 साल के मुख्यमंत्री बने होते। मैं आपको एक चीज बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप ब्लेम डाल रहे हैं, दरअसल मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आलोचनाओं से ऊपर है। और आलोचनाओं से ऊपर इसलिए है क्योंकि कांग्रेसियों ने कसम खा ली है कि वो सुधर नहीं सकते, वो सुधर ही नहीं सकते। आज भी कांग्रेस पार्टी में सीटों के बंटवारा कैसे हो रहा है, आपने चर्चा छेड़ दी तो मैं आपको कह देता हूं। मतलब जो सीट कांग्रेस नहीं जीत सकती उसको बिहार के कांग्रेसी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। पूरे देश को पता है वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट बिहार की 1 नंबर लोकसभा सीट है। आपके पनियाहुआ, जहां आप जाते हैं चिवड़ा मछली खाने, वहां 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद से है वो सीट। उस सीट पर नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन होगा तो जैसे वो उसी तरह से वाल्मीकि नगर नहीं जीत सकती कोई भी पार्टी,
कांग्रेस या राजद, जिस तरह से किशनगंज कभी भाजपा नहीं जीत सकती, उसी तरह से वाल्मीकि नगर नहीं जीत सकती, उसका समीकरण है। लेकिन कांग्रेस की प्रायोरिटी में वाल्मीकि नगर एक नंबर पर है। कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए थी कि बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन तीनों लोकसभा सीटों को खाते मिले। अब कांग्रेस क्या कर रही है? एक 80 साल की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, काफी सम्मान है उनका, वो सासाराम की सुरक्षित लोकसभा सीट, मैं आपको आज बता दूं वो चुनाव हारेगी। निखिल कुमार, पूर्व गवर्नर, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एक जाना माना नाम रहे हैं, दिल्ली पुलिस के बहुत ईमानदार अधिकारी रहे, सत्येंद्र बाबू के बेटे हैं, उनका प्राइम बीत चुका और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए वो सीट प्रायोरिटी है, वाल्मीकि नगर प्रायोरिटी है। आप कांग्रेस क्या है, मिथिला में एक सीट नहीं लेगी, और मिथिला में लेगी तो सुरक्षित सीट लेगी। और आशीष जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित कोई एरिया है तो इस देश की रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है हिंदी भाषी भारत की, क्योंकि वहां हिंदुत्व का कार्ड बहुत आसानी से चलता है। तो कांग्रेस को समस्तीपुर चाहिए। एक आए हैं तमिलनाडु कैडर के आईपीएस, कहा जा रहा है वीआरएस लेकर के आए हैं, दलित समाज से हैं, उनके लिए कांग्रेस को चाहिए। क्या कर लोगे वो सीट लेके? रिजर्व सीटों पे कोई हरा देगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? मुझे नहीं लगता। मैं तेजस्वी पर आ रहा हूं। आपने तेजस्वी की बात की, चूंकि कांग्रेस की बात की इसलिए मैंने कह दिया कि कांग्रेस वाल्मीकि नगर जैसे हारने वाली सीट मांग रही है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के प्रति जो माहौल बना हुआ है, देखिए पहले 20 महीने का जो तेजस्वी यादव का कार्यकाल था, वो कार्यकाल ऐसा था कि उस वक्त नीतीश कुमार का ग्लैमर था। आज नीतीश कुमार का ग्लैमर नहीं है, और ग्लैमर इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी जब प्राइम पर थे, देखिए प्राइम पर कोई किसी को छोड़ने की हिमाकत नहीं करता। प्राइम पर जिसको छोड़, वही कोई किसी को छोड़ता है जिसके अंदर बहुत बड़ा गट्स हो। नीतीश कुमार की उस समय इज्जत इसलिए थी कि नीतीश कुमार ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी का सितारा चढ़ रहा था, बुलंदी पर जा रहा था, इस देश का अकेला नेता था नीतीश कुमार जिसने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, और लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस खराब हुई तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये सारी इमेज थी जिसमें तेजस्वी ढके हुए थे, डिप्टी सीएम बन के भी। लेकिन तेजस्वी जब अपने बूते 75 विधायक जिता करके लाए अपनी पार्टी के, तो तेजस्वी नेता थे, ये बात ध्यान रखिए। 2015 में 80 विधायक जो जीते थे महागठबंधन में, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा और लालू यादव की बैकिंग थी। मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया गया विवादास्पद बयान था, लेकिन 2020 में जब तेजस्वी आए तो ना तो लालू यादव थे और कुछ नहीं था। यहां तक कि कुछ ही महीने पहले धारा 370 का बीजेपी गुणगान कर रही थी, वो खेल हुआ था। राम मंदिर का फैसला आया था, राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था, बावजूद उसके तेजस्वी यादव ने, चिराग मॉडल ने उसे मदद की, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाया। 75 सीटें लाना मामूली नहीं था, 114 सीटें अपने गठबंधन के लिए लाना, 112 या 114, वो मामूली नहीं था, लेकिन वो किया। और उसके बाद भी तेजस्वी यादव जब 2022 में नीतीश कुमार वापस आए, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया। 2017 का जख्म जो नीतीश कुमार ने दिया था वो भूल गए, स्वीकार कर लिया। लालू यादव ने भी स्वीकार किया। सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी, रिकॉर्ड नौकरियां बिहार में दी जा रही थी, यूपी में नौजवान लाठी खा रहे थे नौकरियों के लिए, और यूपी के ही नौजवान बिहार में जाकर नौकरी ले रहे थे। आज जिनके यहाँ छापा पड़ा है, शंकर तिवारी के बेटे के यहाँ, विनय शंकर तिवारी के यहाँ, विनय शंकर जी एक दिन मेरे से निजी बातचीत में फोन पे कह रहे थे कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी के बहुत सारे लड़कों को नौकरी मिली है, चिल्लूपार कंस्टिट्यूएंसी के बिहार में। सब कुछ हो रहा था, क्रेडिट नीतीश कुमार को भी मिल रहा था, तेजस्वी को भी मिल रहा था, और पहली बार नीतीश कुमार अलायंस तोड़ने के बाद कोई स्पष्ट लॉजिक नहीं दे पाए कि क्यों छोड़े हैं, क्यों पाला बदल किए हैं। तो इस बार तेजस्वी की इमेज बनी है। इस बार कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं आया। कारण क्या था? वही पुराने मामले थे जो पहले से भी चल रहे थे। आखिर कारण क्या था कि नीतीश कुमार ने डिच किया? और तेजस्वी यादव ने, ध्यान रखिए, डिच करने के बावजूद एक शब्द अपशब्द या एक आलोचना के शब्द नीतीश कुमार के लिए नहीं निकाले हैं आज तक। मैं देख रहा हूं, बस विधानसभा में इतना ही कहा था कि आप कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा था, तो मन लगाने के लिए हम लोग नाच गाना शुरू कर देते, ये भी कहते कि वो भी करना पड़ेगा क्या।
लेकिन अब शब्द एक भी नहीं तो 2017 में जब अलायंस तोड़ा था नीतीश कुमार ने, राजद के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार को। उन शब्दों को हम संसदीय शब्दों की श्रेणी में नहीं रख सकते, कुछ नेताओं ने यह भी तक कह दिया था। लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा है, यह बात ध्यान रखिए। और अब जब आप इतनी अच्छी इमेज के साथ पब्लिक के बीच जाते हैं तो सिर्फ एमवाई के नेता आप नहीं है, ये ध्यान रखिए। जनता भी देखती है। जनता अब लालू यादव का पुराना डर आप दिखाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब तक नहीं किए थे, लोग उनको पप्पू बना सकते थे, आईटी सेल उनको पप्पू बना सकता था। लेकिन साधारण बात नहीं है 4200 किलोमीटर पैदल चलना, साधारण बात नहीं है। भाई हिंदुस्तान में बताइए 83 में चंद्रशेखर ने पदयात्रा की, किसने की थी उसके बाद पदयात्रा? किसी ने नहीं की थी। एक राज्य में जगन मोहन रेड्डी ने जरूर की थी। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी जो इमेज गढ़ी, वो इमेज लालू यादव के साये से बाहर निकलने वाली इमेज, और उस इमेज के सहारे तेजस्वी यादव ने किसे जोड़ा? आप देखिए, तमाम तरह के समीकरणों की बात होती थी, तमाम बातें होती थी। राज्यसभा मनोज झा दोबारा रिपीट हुए, और आज भी आप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल से चाहे जितना रिजर्वेशन लोगों को हो, मनोज झा और संजय सिंह, इन्हीं दो लोगों की बात लोग राज्यसभा पूरी संसद में सुनते हैं, और लोकसभा में महुआ मोइत्रा को सुनते थे। तीन ही सांसदों पर पूरी संसद चल रही थी। इस लोकसभा के तीन ही ज्वेल, एक की सदस्यता खत्म, एक जेल में, और एक बचे हुए हैं मनोज झा। 776 या 778 की स्ट्रेंथ है दोनों हाउस को मिलाकर, 725 की, तीन सांसदों के बूते, और उन तीन में एक तेजस्वी यादव का आदमी है, ये ध्यान रखिए। तो आज की तारीख में तेजस्वी यादव की इमेज वो नहीं है कि लालू यादव किसी राजनीति प्रसाद को भेज दिए जो महिला आरक्षण बिल फाड़ दिया, किसी साधु यादव को भेज दिए, किसी सुभाष यादव को भेज दिए, अपने सालों को भेज दिए। उससे आगे निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। मैं इसी बात सोचिए, इतनी बड़ी चीज, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, बड़े बोले माने जाते हैं और बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं। उनसे अच्छी बांसुरी, मतलब रूह तक उतर जाने वाली बांसुरी, कम से कम पॉलिटिशियन में कोई नहीं बजा सकता। मैं उनका फैन हूं, तेज प्रताप यादव। वो लेकिन उटपटांग बोल जाते हैं कुछ भी। इस बार जब गठबंधन टूटा है, तेज प्रताप यादव की जुबान पर भी ताला है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट आए, ट्वीट डिलीट कर लिया गया। रोहिणी आचार्य का इंटरव्यू आया। तेजस्वी यादव जो बिहार में घूम रहे हैं, तो इस 17 महीने के कार्यकाल में लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में एक साझा उम्मीद देखी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक कारनामा 28 जनवरी को किया, जो साझा उम्मीद और साझा क्रेडिट जनता दे रही थी नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, वो एक तरफा क्रेडिट अब तेजस्वी यादव को दे रही है जनता। ये इसी पर, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि वाकई इस 17 महीने में देखो हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया तेजस्वी ने, नौकरी देने का मतलब बनाया नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। लेकिन अब जो लॉजिक है, जो तर्क है तेजस्वी के पास, और वो तर्क ऑन रिकॉर्ड तर्क है, कहीं मतलब वैसे नहीं है कि जुबानी जमा खर्च की कुछ भी बोल करके निकल गए, जैसे तमाम नेता, देश के सबसे बड़े नेता भी निकल जाते हैं। तेजस्वी जनता के बीच में कह रहे हैं ना कि चाचा कहते थे नौकरी के लिए पैसा कौन देगा, बाप से लाओगे तुमने, लेकिन दिया ना, हुआ ना। तो जनता को यकीन हो रहा है कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है, ये तो बोला, इससे यकीन पैदा हो रहा है। दूसरी बात, अब एमवाई की पार्टी और एमवाई के नेता नहीं, तेजस्वी अब युवाओं के नेता के रूप में, और यूथ का नेता जो होता है ना, उसका राजनीतिक भविष्य बड़ा होता है। तीसरी बात, जो तीसरा विषय मैं समझना चाहता हूं, सामान्य रूप से कोई एक बड़ा लीडर जो जनमानस को प्रभावित करता है, अगर उसके पीछे का जो काडर है या चेन है या संगठन है वो कमजोर हो, जैसा कि कांग्रेस में है, वो कमजोर हो या जो है वही कहे कि पेरोल पर हो, तो वो बहुत कोशिश कर ले, उसके सामने जनता जनसमूह उमड़ता है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। राहुल गांधी के साथ ये दिक्कत रही नॉर्थ में, उत्तर भारत में। देखिए इसको बड़ा लॉजिकली समझना होगा। दक्षिण में यात्रा तेलंगाना कर्नाटका में होते हुए आई, वहां पर अपार जनसैलाब उमड़ा राहुल के सामने, और वो विजय में उन राज्यों में मतलब सामान्य विजय नहीं, अप्रत्याशित और प्रचंड विजय में सामने आया, क्योंकि उस यात्रा में जो जनसैलाब, अपार जनसैलाब उमड़ा, उसका कन्वर्जन वोट में वहां के संगठन ने, काडर ने, वो डीके शिव कुमार जैसे नेता ने,
उनकी रणनीति ने उनको बूथ पर ले जाकर के वोट में बदल यहाँ दिया। दूसरी चीज है आशीष लेकिन जी, नहीं, मैं इसको इस पूरा हो जाए तो मैं आप ही से उसके फिर समझूंगा डिटेल में। वही यात्रा आती है, वैसे ही समर्थन मिलता है मध्य प्रदेश में, और सभी राजनीतिक पंडित भी यही आकलन करते हैं, मध्य प्रदेश तो हर हाल में जीत रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में वैसे ही जो है, छत्तीसगढ़ में वैसे ही जन समर्थन मिला था। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो काडर था, जो संगठन था, जो नेता थे, वो डीके शिव कुमार जैसे नहीं थे। वो उसको वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाई। यात्रा आगे गई और मतदाता बिखर गया। जो जनसैलाब आया था राहुल के साथ जुड़ने के लिए, वो वोट में नहीं कन्वर्ट हुआ। इसी बात को मैं बिहार में देखना चाहता हूं, बिहार के संदर्भ में देखना चाहता हूं, इसलिए मैं चर्चा। बिहार में जैसा समर्थन मिला राहुल गांधी की यात्रा, वो चाहे पूर्णिया से लेकर के, मतलब आप सीमांचल से लेकर के और सासाराम तक जैसा जन समर्थन मिला, स्टीयरिंग भी जीप की संभाले, ड्राइवर भी बने तेजस्वी यादव। उस यात्रा के निकलने के बाद मैं ये समझना चाहूंगा, कांग्रेस वो काम नहीं कर पाती। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह जो हैं, वो क्या कर पाएंगे वो तो आप बेहतर जान रहे होंगे, या कांग्रेस के जो भी वहां पर हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो भी वहां पे हैं, जितने भी, वो जो मोमेंटम बनाया राहुल गांधी ने, जो लोग राहुल गांधी के साथ आए कि यार हमारा नेता आ गया, इसमें हमको होप दिख रहा है, उन मतदाताओं को निराशा हासिल होती अगर तेजस्वी यात्रा नहीं करते। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि बिहार में ये कर्नाटक और तेलंगाना रिपीट हो सकता है, वो काम कर रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि एक मोमेंटम बना राहुल देखिए की यात्रा से, और तेजस्वी ने तत्काल उस मोमेंटम को जोड़ने का, मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। आशीष जी, जो सवाल आपने पूछा, थोड़ा इसके जवाब के लिए दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा चीजें, कहाँ दिक्कत है और कहाँ राहुल गांधी लैग करते हैं, कहाँ तेजस्वी यादव को एज है अपने सीमित दायरे में। देखिए, एक तारीख हमें याद रखनी होगी भारत की राजनीति में, 1000 सालों की भारतीय राजनीति छोड़ दीजिए, भारतीय सामाजिक परिदृश्य में एक तारीख याद रखनी होगी, 7 अगस्त 1990, जिस दिन मंडल कमीशन की अधिसूचना को भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। 7 अगस्त 1990 की तारीख ने इस देश में सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने से ही राजनीति निर्धारित होती है, सामाजिक ताने बाने को उथल पुथल मचाकर उसमें छोड़ दी। और उस दिन के बाद गांधी परिवार की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित हो गई कि वो कांग्रेस को जोड़े रख सकती है। वोट कैचिंग एबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि वोटर्स की मानसिकता पूरी तरह बदल गई। मंडल सिर्फ पिछड़े वर्गों के लिए उसका कानूनी दायरा जो था वहीं तक था, लेकिन मंडल का इंपैक्ट जो था उसने सोसाइटी में जातीय नेताओं को सामने ला दिया। आज ममता बनर्जी चुनाव जीती है, क्या था? भद्रलोक, मोटे तौर पर ब्राह्मण और कायस्थ है भद्रलोक में, मंगला भद्रलोक में 32% माइनॉरिटी है, 17% भद्रलोक है, 49% वोट है, उनको 49% ही आया है। भद्रलोक लेफ्ट लिबरल रुझान का है और अपर कास्ट है मोटे तौर पर, ममता बनर्जी भी वही है और माइनॉरिटी थी, जीत गई। कर्नाटक में आपने बात की, साउथ की बात की, साउथ में कांग्रेस के पास अपने छत्रप हैं, राहुल गांधी वहां कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं, मोमेंटम बना सकते हैं, लेकिन जमीन पर लीडरशिप है, यह ध्यान रखिए। क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक बड़ी समस्या क्या है, हालांकि मैं अंतरजातीय विवाह का समर्थक हूं, पहली चीज, भारतीय समाज की विडंबना यह है कि आदर्श के तौर पर वो अंतरजातीय विवाह की बात तो करेगा कि नहीं, कास्ट टूटना चाहिए, कास्ट हैज टू गो बोलेगा, लेकिन जब उसकी सामुदायिक चेतना और राजनीतिक चेतना एक जगह आकर जहां इकट्ठा होनी होगी, वहां उसकी सामुदायिक चेतना ऊपर हो जाएगी। ये बात समझिए, मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। तो कांग्रेस पार्टी के दायरे में जो चीजें साउथ में है, नॉर्थ इंडिया में और खासकर बिहार में राहुल गांधी के साथ वो चीजें गठबंधन के दायरे में है। यानी जो कमी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पूरी कर रहे हैं कर्नाटक में, वो कमी उस कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के दायरे में तेजस्वी यादव पूरा कर रहे हैं। यही बात, यही मैं इसी बात पे लाना चाहता था, ये बात समझिए जी। क्योंकि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े, इसलिए कि ब्राह्मणों ने उन्हें अपना नेता, गांधी परिवार को अपना नेता मानना बंद कर दिया, उन्हें ब्राह्मण मानना बंद कर दिया। राहुल गांधी को अपना जनेऊ तक दिखाना पड़ा, अपना गोत्र तक बताना पड़ा,
क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी ताकतवर है। और भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ये एक सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। आरएसएस की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो लोगों को नेहरू की जगह पारसी समुदाय से आने वाले फिरोज गांधी के का परिवार हुआ, इंदिरा गांधी का परिवार, ये समझाने में जमीन पर कामयाब हो गया। ये समझिए, तेजस्वी यादव के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, उन्होंने भी अंतरजातीय विवाह किया है, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में तेजस्वी यादव के जो बच्चे होंगे उन्हें यादव समाज का बच्चा माना जाएगा। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को, अब तेजस्वी यादव की बात पर मैं आता हूं कि तेजस्वी यादव का इमेज बिल्डिंग कैसे हुई। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि लालू यादव अपनी स्ट्रेंथ पर पॉलिटिक्स करते हैं, आरजेडी अपनी स्ट्रेंथ पर पॉलिटिक्स करती है, और नीतीश कुमार अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर पॉलिटिक्स करते हैं कि हमारी किसी से और हमारे समुदाय की किसी से टकराहट नहीं। लालू यादव जो पॉलिटिक्स करते हैं, लालू यादव, अब देखिए, ये हम तेजस्वी यादव को या यादव समाज को दोष नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय समाज की विडंबना है कि जिसकी संख्या होगी उसकी धौंस भी होगी। आप उससे इनकार नहीं कर सकते, जिसकी संख्या होगी धौंस होगी उसकी। आप देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश में जाटो समाज, बसपा को 4 बार सत्ता मिली, 1 बार पूर्ण कार्यकाल और 3 बार छोटा छोटा कार्यकाल। उस कार्यकाल में भी दलितों के बीच एक सवर्ण तबका डेवलप हो गया, और वो तबका मोटे तौर पर जाटों से सिंबलाइज हुआ, क्योंकि सशक्तिकरण की भावना दूसरे दलितों में उतनी नहीं आई जितनी जाटों में आई। तो धीरे धीरे बसपा के वोट का एक्सक्लूजन शुरू हुआ। ये एक सामाजिक प्रवृत्ति है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और इसका नुकसान लालू यादव के राज के दूसरे कार्यकाल से, जब लालू यादव 95 में जीत करके आए अपने बूते, 90 में तो वीपी सिंह की हवा में आए थे, उनके नाम पर चुनाव भी नहीं हुआ था। 95 में जब द मेकिंग ऑफ लालू प्रसाद यादव टीएन सेशन को भैंसिया पर चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे, ये कहते नजर आए और चुनाव जीत करके आए, उसके बाद केस मुकदमे में फंसे, सत्ता राबड़ी देवी को देनी पड़ी, कैबिनेट जगदानंद सिंह चला रहे थे, और सड़क पर का पूरा काम जनता दल या आरजेडी का जो भी था वो साधु यादव और सुभाष यादव कर रहे थे। साधु यादव सुभाष यादव प्रयोग ने आरजेडी की इमेज को डेंट लगाया पिछड़े वर्गों के बीच, और ये इमेज पुख्ता की यादवों की पार्टी है। और क्रेडिट तेजस्वी यादव को देना होगा कि उस इमेज से इन 17 महीनों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने आरजेडी को काफी हद तक बाहर निकाल दिया, काफी हद तक निकाल दिया। जी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तेजस्वी ने उस इमेज से बाहर निकाल दिया, और तेजस्वी अभी जाति के नेता नहीं होकर के अब बिहार के नेता बन गए। मैं एक आखिरी सवाल है, ये तेजस्वी का जनसैलाब जहां से मैं शुरू किया, ये जनसैलाब परेशान तो कईयों को कर रहा है। अब जिनको भी कर रहा है सब अलग अलग सोचते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से कुछ अलग सोचते हैं, भाजपा की सोच की बात ही निराली है। तो मैंने शुरू में कहा था कि ये देख करके जनसैलाब, दरअसल जब ये गठबंधन टूटा तो कई अलग अलग थ्योरीज आई, जैसे धरती को लेकर के बहुत बिग बैंग थ्योरी से लेकर दुनिया की थ्योरी आती है, तो बहुत थ्योरीज आई। उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि नीतीश को आरजेडी के साथ 16 सीटें जीतने की गारंटी नजर नहीं आ रही थी, जो 16 उनके थे। कई थ्योरी ऐसी थी और कईयों ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत में, देखिए हमें हमारा विचार हमारा है, लेकिन सामने वाले के विचार का भी मैं सम्मान करता हूं। तो कईयों ने इस बात को कहा, एक ने नहीं, ये बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर कुछ लोगों ने तो आर्टिकल लिख डाला कि 5-6 सीट से ऊपर नहीं जा रहे थे, आरजेडी के साथ लग रहा था, नीतीश को लग रहा था, और नीतीश के कई सांसदों का ये इनपुट था, कई सांसदों का। अब वो सांसदों के मन की में मनसा क्या थी और भूजा पार्टी क्या समझा रही थी, ये विषय अलग है, लेकिन कई सांसदों का इनपुट था। कई लोग समझाए ये नीतीश कुमार को कि हम 16 जो है जो जीते थे वो 6 तक आ जाएगी, मतलब हम आरजेडी के साथ नहीं रिपीट कर पाएंगे वो पिछली सफलता, भाजपा के साथ रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं समझना चाहता हूं कि जो लग रहा था, या जो भी भूजा पार्टी या दुनिया भर की जो भी बाकी लोगों ने समझाया बुझाया, क्या अब नीतीश कुमार को यह एहसास हो रहा होगा, जो मैंने कहा कुछ हो रहा होगा, कि ये सब ने मिल करके हमें भ्रमित कर दिया। भाई नीतीश हमारा भतीजा तो काबिल निकला, भतीजा खुले मन से हमेशा कहें कि हमारा भतीजा है, हमारे सबसे भाई जैसे दोस्त का बेटा है,
वो बड़े भाई हैं, तो वो भाई जैसे दोस्त का बेटा, वो भतीजा, वो इतना योग्य निकला। इसका मतलब भतीजे पर न भरोसा करके, भतीजे और दोनों भाई हैं, वो भूजा पार्टी भरोसा, कहीं नीतीश के आशीष मन जी, में कुछ कुछ हो रहा होगा, और नहीं भाजपा आशीष के जी, मैं मन में तो इसको, बहुत कुछ हो रहा होगा। इस बात देखिए को शॉर्ट में, बस शॉर्ट में समझाइए। जी, मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार लोकसभा में 5-6 सीट ही राजद के साथ लाते, इससे बड़ी कोरी बकवास कुछ नहीं हो सकती है। अब इसको मैं अपनी थ्योरी से नकारता हूं। आप जानते हैं यादव समाज के लोगों से मेरी रेगुलर बात ऑफिस में भी होती रहती है, बिहार के अलग अलग जिलों के, क्योंकि मुखर्जी नगर से हम निकले हैं, और मुखर्जी नगर में मंडल अफसर के बाद के हम लोग के हालिया दौर के हैं, मतलब 2010 के बाद वाली ब्रीड के हम लोग हैं, कि पिछले दशक के। तो यादव समाज के अलग अलग जिलों के बिहार और यूपी के लड़कों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और वो ओपिनियन मेकर होते हैं लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के किसी समुदाय के बाहर आते हैं। हालात ये थे आशीष जी, हालात ये थे कि यादव समाज के लोग और आरजेडी के कोर वोटर बहुत ज्यादा बेचैनी से नीतीश कुमार के एमपी को जिताने की कोशिश में थे, कि जल्दी से जल्दी ये जीत के प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बन के दिल्ली जाए, ताकि तेजस्वी के लोग, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री देख वहां सकते। उल्टा था, वो और ज्यादा, अगर 17 लड़ रहे हैं तो 17 जिता दो, कोई भीतरघात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक ये जाएंगे नहीं दिल्ली, इनको बड़ी कुर्सी नहीं मिलेगी, तब तक तेजस्वी का रास्ता साफ नहीं होगा। वहां वो मानसिकता थी, और ये लोग उल्टी थ्योरी अब भूजा पार्टी दे या कुछ सो कॉल्ड थिंकर दे रहे थे। नीतीश कुमार के वोटर के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वोटर आरजेडी के साथ वोट नहीं करता। 2015 के चुनाव में क्या हुआ था, 3/4 बहुमत मिला था। भाजपा को छोड़ दीजिए, एनडीए को भी 1/4 से कम सीटें मिली थी। क्या हुआ था, जीतन राम मांझी 2 जगह से लड़े, 1 जगह से हार गए थे, जो कुछ महीने पहले उसके मुख्यमंत्री थे। तो वो सब सारी चीजें जो थ्योरी कागज पर चलती है उसको छोड़ दीजिए। कागज पर जो थ्योरी चलती है ना, कागज पर की थ्योरी की बात करें, नरेंद्र मोदी आएंगे राम मंदिर में, राम मंदिर से ज्यादा बड़ा बवाल 370 का था। 2 महीने बाद महाराष्ट्र फिसल गया, झारखंड फिसल गया, 4-5 महीने बाद दिल्ली फिसल गया, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। मन में क्या चल रहा होगा नीतीश के और भाजपा के? नीतीश खुश होंगे भतीजे को ऐसे बढ़ते हुए देख करके, और भाजपा बेचैन। देखिए वीपी सिंह एक बात कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। ये बात उन्होंने तब कही थी जब पत्रकारों ने पूछा था सब उनके शपथ लेने के बाद कि एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, कम्युनिस्ट और भाजपा, इन 2 बैसाखियों पर आपकी सरकार टिकी है। तो कहते थे कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। और नीतीश कुमार उनके इस स्टेटमेंट को जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। तेजस्वी जितना आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चिकोटी काटने के लिए जेडीयू के पास एक पर्याप्त मसाला है, कि भाई नीतीश कुमार को साथ रखो तभी कुछ होगा, इनकी जिद मानते रहो। हालांकि विधानसभा भंग करने वाली जिद आज की हरकत के बाद तो आपको पता है कि एक तरह से पलीता लग गया। तो वो चीजें जो है कि भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार क्या करते हैं, बीजेपी को आरजेडी से डराना, बीजेपी के वोटर्स को और बीजेपी की लीडरशिप को, कि देखो जंगल राज आ जाएगा, और आरजेडी के लोगों को बीजेपी से डराना, सांप्रदायिक ताकतों का डर दिखाना, और इस बीच में अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। ये नीतीश कुमार की राजनीति 2012 के बाद से, देखिए 2005 से 10 नीतीश कुमार प्राइम पर थे, 2012-11 तक भी कह सकते हैं कि प्राइम पर थे, लेकिन 2011 में उन्होंने एक बड़ा उल्टा सीधा फैसला लिया। बिहार में एक तेली समाज है, गुजरात का मोड़ घांची समाज जिसे नरेंद्र मोदी आते हैं अपने आप को तेली समाज से सिंबलाइज करता है। वो नीतीश की पॉलिटिक्स अलग वीडियो में समझेंगे। वो घटना महत्वपूर्ण है, वो घटना महत्वपूर्ण है। पिछड़े वर्ग से उठाकर अति पिछड़े वर्ग में तेली समाज को डालने का निर्णय नीतीश कुमार ने जब लिया होगा 2012 में, सोचा भी नहीं होगा कि इस समुदाय पर नरेंद्र मोदी दावा कर देंगे और खुद अति पिछड़ा हो कहने लगेंगे, और उनके वोट में डेंट लग जाएगा। और जो हुआ, एक तरफ नरेंद्र मोदी का उन्हें डर है, और जब नरेंद्र मोदी उनके वोट में सीधे सीधे सेंध लगा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का आगे बढ़ना नीतीश कुमार को सुकून देने वाली स्थिति है। ये स्थिति है। बाकी आगे नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। आज के घटनाक्रम के बाद लग गया कि अब नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, कितने घंटे लोकसभा चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, वो 1-1 घंटा बोनस होगा उनके लिए। फाइनल नोट यही है आज की चर्चा में, तेजस्वी के पीछे जो जनसैलाब है
इसने बेचैन कर रखा है, दोनों, नीतीश को भी भाजपा को भी। वो दौर जब आरजेडी का डर दिखा करके बीजेपी को कंट्रोल करते थे नीतीश, वो दौर शायद गुजर चुका है, उनके हाथ से रेत फिसल चुकी है। क्योंकि जिस बात को, जैसे हमने एक पक्ष रखा था कि जीतेंगे नहीं, दूसरा पक्ष ये था कि नीतीश की एक ही जिद है, विधानसभा भंग होने की जिद, वो जिद करीब करीब नकार चुकी है भाजपा, करीब करीब नहीं है, पूरी तरह मान लीजिए, क्योंकि 21 मार्च की डेट दे दी है विधान परिषद के, कुछ सीटों पे कुछ होना है, चुनाव होना है, तो मामला खत्म। और मामला खत्म तो जो कहा अभिषेक जी ने, नीतीश की पॉलिटिक्स खत्म। अगर आपकी ये भी जिद नहीं मानी गई, जिस जिद को ये बताया जा रहा था कि उसे जिद के लिए गए थे छोड़ करके साथ, और वजह कोई नहीं बता पाया, तक ये कहे अरे मजा नहीं आ रहा, जिस पर तेजस्वी ने कहा तो क्या करते चाचा, नाचते गाते। अरे मालिक, ये तो जिद अगर वो बता देते हैं तो पता चला कि उनके 70 से 80% विधायक चले गए आरजेडी के साथ। नहीं, आगे के खतरे अगर वो जिद हमें आपको नहीं, अभिषेक, मैं कुछ चीजों से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता, अगर वो जिद हमें आपको पता है तो ऐसा नहीं है कि विधायक उन जिद से, बताइए हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के, अपने मुंह से नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग इस स्टूडियो में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो जो राजनीति कर रहे हैं, तो वो कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं नीतीश कुमार की राजनीति से और उनकी जिद से, उनकी इच्छा से। कुल मिलाकर के आज की स्थिति जो है, अगर यही जनसैलाब रहा और ये मोमेंटम कायम रहा, तो बिहार में नीतीश और भाजपा के साथ आने के बावजूद जो नतीजा 19 में था, कम से कम वो नतीजा या उसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार फंस गए हैं ऐसे चक्रव्यूह में जहां से निकलना करीब करीब नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें आ गई, भाजपा के साथ आ भी जाती हैं, और सरकार अपने दम पर भाजपा बनाने में भाजपा को अपनी 17 बचानी थी, इसलिए नीतीश को लाए, जो मैं समझता हूं, ये मेरा अपना विचार, अपनी 17 बचाने के लिए, नीतीश को 16 जितवाने के लिए नहीं। लेकिन नीतीश भी जीत जाते हैं सीटें और उनको अपने बहुमत तक वो पहुंच जाते हैं। तो नीतीश की स्थिति, वही कहा अभिषेक जी ने कि 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे मुख्यमंत्री, ये भी नहीं तय है। और उस समय जिद करने की स्थिति में नीतीश उस जगह पर खड़े होंगे। उस भूजा पार्टी में कई लोग हैं, कई बार अपने वीडियोज में चर्चा करते हैं अभिषेक कुमार कि हो सकता है जैसे सांसद चले आए थे सिंधे के साथ, वैसे ही जेडीयू शिफ्ट हो जाए बीजेपी के साथ, जो समझाए होंगे उनको वो जा भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। तेजस्वी की यात्रा पर हमारी भी नजर रहेगी, आप भी नजर रखिए, फिर हम अपडेट्स के साथ आएंगे आप तक। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार। आमची मुंबई 24/7, सबसे पहले झूठ से आगे, हर सच आपके सामने।